हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर दिया था। यूनिट नंबर 1 में आपका 2 चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर दिया था। इस लेक्चर में मैं आपको यूनिट 2 से स्टार्ट करता हूँ। यूनिट 2 में आपका 3rd चैप्टर आपका मैट्रिसेस, 4th चैप्टर आपका डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिक्स से स्टार्ट करता हूँ आपका, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। ये क्या कह रहा है, ये मैट्रिक्स आपका होना चाहिए रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए, ठीक है, इस शेप का होना चाहिए। इसके अंदर क्या होना चाहिए आपका, नंबर्स आएंगे, ठीक है, नंबर्स या फंक्शन आ सकते हैं, ठीक है। नंबर्स आपका क्या होता है, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इसके अंदर आपका आ सकता है। अभी मैं एग्जांपल देके बता देता हूँ नंबर्स एंड फंक्शन का, ओके। अब क्या बोला है, दूसरा पॉइंट क्या बोला है, द नंबर्स और फंक्शन और कॉल्ड एलिमेंट। इसके अंदर जो भी आपका नंबर्स होगा, फंक्शन होगा, उससे क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट्स बोलेंगे। और डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। और डिनोट कैसे करेंगे हम, कैपिटल लेटर से, जैसे ABCD ऐसे आपका कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ आपको मैट्रिक्स का। ये मान लो A है आपका, ठीक है, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे ना, A इक्वल टू, ओके। ये आपका मैट्रिक्स का अरेंजमेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर आपका नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। मान लो आपका 1 4 3 6 7 8 9 2 -1, ठीक है। ये आपका नंबर होगा, रियल नंबर हो गया आपका, ओके। अब हम रियल नंबर का एग्जांपल ले लिए। अब मैं एक एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर का ले रहा हूँ, ठीक है। 1 + i, ठीक है, 2 7 + i 8, ओके। ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल ले लिया, ओके। अब देखो, अब क्या है, अब मैं फंक्शन का एग्जांपल ले रहा हूँ एक। 1 + cos x, यहाँ 2 ले लो, ओके। sin x, यहाँ पर cos x + 1, यहाँ पर ले लो cosec स्क्वायर x, यहाँ ले लो 3, ठीक है। ये हमने फंक्शन का एग्जांपल ले लिया मैट्रिक्स का। इसे मान लो B, इसे मान लो C, ओके। अब देखो, ये आपका मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये आप मैंने नंबर का लिख कर दिखा दिया। 1 से 1 जो आपका रियल नंबर होता है, ठीक है। रियल नंबर सारे रियल नंबर होते हैं, इमेजिनरी पार्ट छोड़कर, ओके। अब यहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी इमेजिनरी पार्ट का दिखा दिया, क्योंकि ये तो आपका नंबर्स बोल रहा है। तो नंबर्स तो आपका क्या क्या हो सकता है, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल मैंने दे दिया। और क्या बोला, फंक्शन, इसके अंदर फंक्शन भी हो सकते हैं, जैसे कॉस साइन, ये आप लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। अब देखो, और इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर जो हम लिखते हैं इस रेक्टेंगुलर शेप, उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, ओके। और डिनोट कैसे करते हैं, जैसे ABC कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब देखो, अभी आपका ये मैट्रिक्स पूरा नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो, अभी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। ये कितना ऑर्डर बन रहा है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बनना है, ये अभी मैं आपको कुछ देर में बता रहा हूँ। पहले सबसे पहले क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ओके। अब इसके बाद आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी हमारा मैट्रिक्स पूरी तरह डिफाइन नहीं हुआ है। पूरी तरह डिफाइन होने के लिए इसके बाद आपका आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर भी पता होना चाहिए, तभी आपका ये पूरी तरह से मैट्रिक्स आपका डिफाइन होगा। तो अब चलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका क्या है, चलो। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इसके m × n में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। m × n में लिखते हैं, ओके। अब देखो, m × n क्या आपका, m × n इक्वल टू नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। m का क्या मतलब है, नंबर ऑफ रो, ठीक है, इंटू n का क्या मतलब है आपका, नंबर ऑफ कॉलम्स, ओके। अब नंबर ऑफ रो को हम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन्स भी बोलते हैं, इंटू नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन्स किसे बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम को, ओके। अब देखो, m क्या आपका नंबर ऑफ रो है, n क्या आपका नंबर ऑफ कॉलम है। इस नंबर ऑफ रो का दूसरा नाम क्या है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, इंटू नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन्स किसे बोलेंगे हम, नंबर ऑफ कॉलम को बोलेंगे, ओके। अब देखो, नंबर ऑफ रो क्या होता है, ठीक है। नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, इसके बराबर ही होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो क्या होता है, अब देखो ध्यान से देखना, ये आपका कोई मैट्रिक्स है, m × n मैंने यहाँ पर लिखते हैं, m × यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को ऐसे यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। m × नहीं लिखेंगे अभी, m × n नहीं लिखेंगे, मैंने लिख कर समझाया हूँ अभी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना बन रहा है अभी यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तब देखो,
m इंटू एन यानी कि नंबर ऑफ रो कितना है, m कितना है आपका, यानी कि m की वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ रो देखो क्या है आपका, ये है आपका रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन देखो ये आपका मान लो R1, ठीक है, नंबर ऑफ रो, ओके, ये R1 एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन देखो R2, ठीक है, ये तीसरा हॉरिजॉन्टल लाइन देखो R3, ठीक है, यानी कि R1 R2 R3 यानी कि ये क्या है, m है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी कि यहाँ पर आप लिखोगे 3, ओके, इंटू n क्या आपका नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस यानी नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब कॉलम्स देखो वर्टिकल लाइन कितनी है आपकी, ये वर्टिकल लाइन है ना, यहाँ से यहाँ ऐसे वर्टिकल लाइन है, ये भी है, ये भी है, तो ये क्या आपका C1 मान लो इसको, वर्टिकल लाइन मतलब नंबर ऑफ कॉलम मतलब C1, ठीक है, नंबर ऑफ रो मतलब यानी कि R, ओके, तो C1 मैंने नंबर ऑफ रो यानी कि नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन, ओके, तो यानी कि C1 मैंने मान लिया, इसको एक और आपका देखो C2 वर्टिकल लाइन है आपका ये, ठीक, ये भी वर्टिकल लाइन है आपका, यहाँ से आ रहा है C3, ठीक है, ये यानी कि n की वैल्यू क्या हो गया, ये आ गया 3, ठीक है, समझ में आएगा ना आपको। देखो क्या है इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या m इंटू एन, m आपका क्या होता है नंबर ऑफ रो होता है, n आपका क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, नंबर ऑफ रो को हम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं, तो m की वैल्यू हमने ऐसे निकाल लिया नंबर ऑफ रो यानी कि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये R1 ये R2 ये R3, ठीक है। अब क्या है यानी कि m की वैल्यू आपका कितना आ गया 3 आ गया आपका ये, ठीक है, 3 आ गया। अब देखो नंबर ऑफ रो कितना देखो 1 2 3, ओके, यानी कि 3 वैल्यू आ गया, ठीक है, m की वैल्यू 3 आ गया। अब नंबर ऑफ कॉलम क्या है, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस, देखो वर्टिकल लाइंस ये आपका होता है ये, ठीक है, यानी कि ये C1 ये C2 ये C3 यानी कि नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस यानी नंबर ऑफ कॉलम्स आपका क्या आ गया यानी कि 3 आ गया, ठीक है, यानी 3 इंटू 3 का ये मैट्रिक्स है, यानी मैट्रिक्स किसका है, ये मान लो A इक्वल टू डिनोट करें, ठीक है, 3 इंटू 3 का ये मैट्रिक्स है, ओके, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है इसका 3 इंटू 3 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स में, ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता दो इसको क्या क्या होगा, देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ, ये आपका R1 देखो ये R1, ठीक है, ये R2 हॉरिजॉन्टल लाइन देखो आप, ये देखो R3, ठीक है, यानी कि m की वैल्यू क्या हो गया 3, वर्टिकल लाइन देखो C1 C2 C3 यानी कि n की वैल्यू हो गई यानी कि 3, यानी 3 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स है आपका, ठीक है। अब बी वाले में देखो R1 R2 नंबर ऑफ रो कितना है 1 2, यानी कि 2, सबसे पहले m लिखते हैं उसके बाद n लिखते हैं, ठीक है। अब देखो वर्टिकल लाइन देखो 1 यानी कि C1 ये C2 दो वर्टिकल लाइन है ना आपका, तो ये क्या होगा 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, ओके, m इंटू एन, m सबसे पहले लिखते हैं बाद में n लिखते हैं, ओके। देखो अब इसके बाद देखो इसमें कितना नंबर ऑफ रो है यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन 1, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन 2, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन 3, तो यानी कि ये क्या होगा m की वैल्यू 3 हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइन देखो यानी कि ये क्या आ गया C1 एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी कि C2, ठीक है, यानी कि 3 इंटू 2, ठीक है, ये 3/2 का मैट्रिक्स है, ओके। ये आपका यहाँ पर आपका मैट्रिक्स पूरा होता है कि ये आपको डिफाइन कर रहा है, ये पूरा मैट्रिक्स आपका बन गया, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर इसके रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर आपका नंबर भी है, ओके, और उसके बाद आपका मैट्रिक्स भी डिफाइन हो गया, तो आपका ये पूरा मैट्रिक्स आपका बन गया। अब आप स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखने से पहले मैं आपको जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स का बताना चाहता हूँ कि जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स कैसे लिख सकते हैं m क्रॉस n के टर्म्स में, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ तो m क्रॉस n के टर्म्स में जनरल फॉर्म आप कैसे लिखते हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो m मतलब क्या आपका नंबर ऑफ रो, n का क्या मतलब है नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि पहला रो पहला कॉलम, ये पहला रो है ये पहला कॉलम है, ठीक है, यानी कि हमको एलिमेंट्स ले लेना है, मान लो a ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा m की वैल्यू क्या होगा 1 होगा। देखो पहला रो ये है ना आपका, और देखो कॉलम क्या आपका पहला कॉलम ही है आपका, ठीक है, यानी कि 1, ओके 1। देखो क्यों लिखा मैंने नंबर ऑफ रो कितना है आपका 1 है, देखो नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 ही है आपका, तो यानी कि ए एलिमेंट्स मैंने कोई ले लिया, बी भी ले सकते कुछ भी ले लो आप, ठीक है। तो 1
1, ठीक है, यानी कि m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, नंबर ऑफ रो इक्वल टू 1, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 1, यानी कि A11 मैंने लिख दिया। अब देखो, अब इसके आगे चलो, ऐसे भी चल सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है। देखो अब लिखो A, नंबर ऑफ रो आपका तो सेम है, लेकिन कॉलम आपका देखो अलग अलग हो ना, कॉलम आपका अलग अलग हो रहा है। देखो नंबर ऑफ रो तो आपका सेम है, नंबर ऑफ कॉलम आपका अलग हो रहा है। देखो ये मान लो C1, ये मान लो C2, यानी कि क्या हो गया, यानी कि A1 2, ये तो आपका सेम है M, ठीक है। N आपका चेंज हो रहा है, देखो दो दो कॉलम हो गया ना, 1 2, रो तो आपका एक ही हो रहा है, तो नहीं A1 2, ठीक है, A1 2, ओके। अब देखो ऐसे ही आप तीसरा वाला लिख लो A1 3, ओके। ये तो आपका रो आपका सेम होगा, ठीक है, तो रो आपका सेम है, कॉलम आपका चेंज हो रहा है, यानी कि 3 तक लिख लिया मैंने, ठीक है। अब देखो हमको जनरल में लिखना है, जनरल फॉर्म में लिखना, डॉट 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 एन के टर्म में निकला, एन और एम के टर्म्स में लिखना, ठीक है। डॉट 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 आपका रो तो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि A1, ओके। अब देखो एन आपका चेंज हो रहा है, यानी कि एन आपका वेरिएबल है, ठीक है, एन मैंने यहाँ लिख लिया, ओके। ये एन के टर्म्स में आपका ये हो गया, ओके। अब देखो क्या करना है, देखो एक बार फिर समझाता हूँ। ये आपका नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो नहीं A11। अब देखो नंबर ऑफ रो तो आपका इसमें सारा सेम है, ठीक है, सिर्फ कॉलम चेंज हो रहा है, ठीक है, तो मैंने ये चेंज कर दिया, A11 A12, ये दूसरा कॉलम है आपका, ये तीसरा कॉलम है, डॉट 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 ये n तक आपका कॉलम आ जाएगा, ओके। तो मैंने ये n लगा दिया, ओके। तो n का मतलब है ये वेरिएबल हो रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलता जाएगा, लेकिन ये वाला m आपका चेंज नहीं होगा, ओके। समझ में आ गया ना आपको। तो मैंने A1 3, यानी कि ये कॉलम कितना 3 है, यहाँ मैंने लिख लिया A1, आपका रो तो सेम है, लेकिन यहाँ पर मैंने कॉलम n इक्वल टू क्या लिख दिया, n लिख दिया, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा मतलब 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जो आपको लिखना हो यहाँ लिख लेना, ओके। ये मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया। अब देखो दूसरा वाला कैसे लिखेंगे, ठीक है, जितना मर्जी उतना लिख लो, जितना मर्जी उतना इसको मैट्रिक्स बना लो आप, ठीक है। अब देखो ऐसे ही लिखना है। अभी देखो यहाँ पर मैंने A लिख दिया मैंने, ओके। अब ये नंबर ऑफ रो कितना हो गया, एक ये देखो ना, ये आप देखो ये R1 है, एक और आपका मिल रहा है, यानी कि R2 है आपका, ठीक है, ये R2 है, ओके। नंबर ऑफ कॉलम कितना है, अभी तो एक ही है, देखो एक ही है ना नंबर ऑफ कॉलम, एक ही नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। तो ये क्या होगा A21, 2 क्यों लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ रो आपका 2 है, यानी कि m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 1 है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम 1 है, नंबर ऑफ रो 2 है आपका, तो यानी कि m की वैल्यू 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो इसलिए मैंने 1 लिख दिया। अब देखो अब 2 तो आपका सब में सेम होगा, जैसे 1 आपका सेम था, ऐसा 2 आपका सब में सेम होगा, यानी कि लिख लो A2, ठीक है। अब n क्या आपका नंबर ऑफ कॉलम 2 है, यानी कि 2 हो गया आपका, ओके। अब 2 हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ रो आपका तो 2 ही आपका, देखो 1 2, ठीक है। चेंज क्या हो रहा है, n चेंज हो रहा है, ठीक है। तो A2 तो आपका n तो सेम है, n चेंज हो रहा है, यानी कि कॉलम कितना होगा 3 हो गया। देखो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यानी कि 3, डॉट 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 n तक लिख सकते हो आप, ठीक है, A2n, ओके। समझ में आ गया ना आपको। अब देखो 3 वाला भी लिख सकते हो आप, A3 क्यों लिखा मैंने, अब देखो 1 रो 2 रो 3 रो, ठीक है, तीसरा वाला रो आ गया आपका, तो यानी कि m की वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, ओके। n की वैल्यू क्या, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 ही है, तो 1 लिख दिया मैंने, ओके। अब यहाँ ऐसे ही 3 आपका रिपीट करता जाएगा, चेंज होगा आपका सिर्फ n वाला, तो A3 n कितना 2 कॉलम है, ठीक है। यहाँ पर एक क्या होगा A3 यानी कि 3 कॉलम है, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है, डॉट 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 A3, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो तो आपका 3 है, इसलिए मैंने 3 लिख दिया है, ठीक है। कॉलम नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसलिए 3 लिख दिया। अब देखो n क्या है, n तो आपका n के टर्म्स में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वेरिएबल है आपका, ओके। अब मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब हमें डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो ना आप,
ओके देखो, अब ऐसे हम 4 वाला भी लिख सकते हैं, 6 वाला भी लिख सकते, 5 वाला भी लिख सकते हैं, 7 वाला भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इसके बाद, ठीक है। तो मैंने डॉट 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 का निशान लगा लिया, आगे कुछ भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि हम एम के टर्म्स में ले रहे हैं जनरल फॉर्म में, ए एम क्या आपका नंबर ऑफ रो है, यानी कि एम के टर्म्स में ले लिया। जितना आप बढ़ाओगे उतना आप नंबर ऑफ रो बढ़ता जाएगा। यहाँ A4 1 लिख सकते हो, A4 2 लिख सकते हो, A4 3 लिख सकते हो, A4 4 लिख सकते हो, जो मर्जी जो लिख सकते हो। अब जितना भी मैट्रिक्स बनाना चाहो, जितने का मैट्रिक्स बनाना चाहो उतना लिख सकते हो। मैंने इसलिए एम के टर्म्स में अब लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जनरल फॉर्म में AM, ठीक है। ये क्या आ गया, कॉलम तो एक ही आपका, ओके, AM, ठीक है, 2 कॉलम, ठीक है। M तो आपका जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, AM, ये क्या आएगा 3 आएगा, कॉलम 3 है, तो फिर डॉट 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 AM, ये N तो ये N ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने ये लास्ट में AMN तक लिख दिया, ओके। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। अभी आपका कौन सा रो आ गया आपका, ये RM, ठीक है, नंबर ऑफ रो, ओके। देखो एक बार फिर से बताता हूँ, ईजी है। M×N में हम जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसका एक क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में है, ठीक है। देखो पहला रो पहला कॉलम यानी कि 1 1, ठीक है। अब देखो ये रो तो आपका चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कि 1 1 1 1, ठीक है। चेंज क्या हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है, ठीक है, कॉलम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कॉलम का मतलब ये तो एक पहला ही कॉलम है, ठीक है। दूसरा कॉलम ये यानी कि 2, तीसरा कॉलम ये यानी कि 3, डॉट 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 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है कॉलम, इसलिए मैंने N के टर्म्स में लिख दिया, ओके। N आपका वेरी कर रहा है, ओके। अब ऐसे दूसरा वाला मैंने लिख दिया, कितना रो हो गया, 1 2, तो 2 2 2 2, यानी कि ये तो आपका सेम है, रो 2 रो सेम है। चेंज क्या हो रहा है, N, यानी कि कॉलम चेंज हो रहा है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो एक कॉलम यानी कि 1, दूसरा कॉलम यानी कि 2, तीसरा कॉलम यानी कि 3, चौथा कॉलम यानी कि 4 आ जाएगा, अच्छा पांचवा कॉलम 5 आ जाएगा, इसलिए मैंने एंड के टर्म से वेरिएबल ले लिया, ओके। अब ऐसे तीसरा लिख सकते हैं, देखो तीसरे के लिए क्या है, R1 R2 R3, ओके। तो यानी कि R3, ठीक है, यानी कि 3 3 3 है, तो आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है, यहाँ तक M क्या, ठीक है। अब चेंज क्या हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है, तो कॉलम मैंने 1, यहाँ कॉलम 1 है, 2 है तो 2, 3 है तो 3, N है तो N ले लिया, ठीक है। ऐसे ही मैंने M के टर्म्स में यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब RM वाला रो हो रहा है, ठीक है, RM ले लिया मैंने, तो AM, ठीक है, M, ठीक है, M के टर्म्स में लिख रहा हूँ। ये नंबर ऑफ कॉलम में 1 है, ये M तो आपका M होगा, कॉलम चेंज हो रहा है, ठीक है। 2 कॉलम कितना 3, अच्छा कॉलम N है तो N लिख दिया मैंने, ठीक है। ये जनरल फॉर्म में आपको ऐसे लिखना आना चाहिए, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, अब मैं 3×3 का स्क्वायर मैट्रिक्स इसको लिख कर बताता हूँ, ठीक है। चलो 3×3 का मैट्रिक्स मैं लिख कर आपको बताता हूँ। इसी में देखिए 3×3 का मैं मैट्रिक्स लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, जनरल फॉर्म में, ओके। कैसे लिखेंगे, देखो A कोई मैट्रिक्स आपका, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। अब देखो पहला रो का पहला कॉलम यानी कि पहला रो, फिर पहला कॉलम भी आपका पहला रो पहला कॉलम, फिर ऐसे आपका 1 तो चेंज ही नहीं होगा, रो तो आपका चेंज ही नहीं होगा, कॉलम चेंज हो रहा है, यानी कि 2 दूसरा कॉलम है ना, ये तीसरा कॉलम ये है आपका, देखो रो तो एक ही है, तो 1 3, ठीक है। 3×3 का मैट्रिक्स मुझे लिखना है, ओके। यानी कि ये कितना 3×3 का ना, यानी कि N की वैल्यू, नंबर ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो कॉलम आपका 3 हो गया, अब आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। 1 2 3, अभी रो 1 हुआ है आपका, ठीक है, 2 रो और लिखते हैं आप, ठीक है। ये इसका यानी कि ये रो 1 हो गया आपका, ये कॉलम कितना हो गया आपका, देखो C1, ये C2, ये आपका C3, ठीक है। रो अभी एक ही हुआ, अब दूसरे रो पे चलते हैं, A2 दूसरा रो आपका ये है, ठीक है, A21, ठीक है, A22 A23 2 यानी कि ये देखो रो 2 है ना आपका, R1 R2, यानी कि M की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 2 2 चेंज हो रहा है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम ये 3, ओके। अब तीसरा वाला भी लिख लो, A3 यानी कि रो 3 हो रहा है आपका, ठीक है, यानी कि A3 1, फिर कॉलम 1 है इसलिए 1, ऐसे ही मैं
कॉलम 2 के लिए लिख लेंगे, कॉलम 3 के लिए लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये 3x3 का मैट्रिक्स जनरल फॉर्म में हो गया। ओके, ठीक है ना, ऐसे ही आपको करना है। ओके, अब देखो, अब एक चीज़ और बताता हूँ, ये आपका जो होता है ये वाली, ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये डायगोनल होता है। ठीक है, ये होता है आपका डायगोनल्स। ठीक है, इसे डायगोनल्स बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद वाला जो टर्म्स आता है ये, ठीक है, ये इसके बाद वाला जो टर्म्स है ये जो आपका है ये हुआ, इसे नॉन डायगोनल्स बोलते हैं। ठीक है, इसे नॉन डायगोनल्स बोलते हैं, नॉन डायगोनल्स। इसे हम डायगोनल्स बोलते हैं, डायगोनल्स ध्यान रखना। ठीक है, इसे हम डायगोनल्स बोलते हैं और इसे हम नॉन, जो बाकी बचा हमारा, नॉन डायगोनल्स बोलते हैं। ओके, ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ओके, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पहला आपका टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली सिंगल, बोला है ओनली सिंगल रो, यानी कि आपका सिर्फ सिंगल रो होना चाहिए। ठीक है, एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, क्या कहने का मतलब है इसका, रो मैट्रिक्स क्या होता है आपका, सिर्फ सिंगल रो होना चाहिए, रो आपका एक होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स चाहे जितना हो जाए। ठीक है, हमारा रो सिर्फ एक होना चाहिए। एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो मान लो ये 3 है, 7 है, 8 है। ओके, तो इसका देखो नंबर ऑफ रो कितना है आपका, नंबर ऑफ रो 1 है। ठीक है, 1 है। अब कॉलम कितना है, देखो कॉलम कितना है, ये C1 हो गया आपका, ये देखो ये C2 हो गया। ठीक है, ये आपका C3 हो जाएगा आपका। ओके, ये रो तो आपका एक ही है, सिर्फ देखो रो एक ही है ना, यानी कि ये क्या हो गया 1x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, 1x3 का। ओके, तो नंबर ऑफ रो आपका सिर्फ एक होना चाहिए। ठीक है, कॉलम चाहे जितना हो जाए। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। एक बार फिर सुन लो, नंबर ऑफ रो आपका सिर्फ एक ही होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। किसी भी मैट्रिक्स में अगर जो नंबर ऑफ रो सिर्फ एक ही हो रहा है, ठीक है, कॉलम चाहे जितना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। ओके, तो मैंने एग्जांपल देके आपको बता दिया। अब बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स का। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, इसका उल्टा है। देखो, ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली सिंगल कॉलम्स एंड एनी नंबर ऑफ रो बोल रहा है। इसका क्या मतलब है, देखो इसमें क्या है, ठीक है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए और नंबर ऑफ रो चाहे जितना हो जाए। ठीक है, एग्जांपल देकर मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मान लो ये 3 7 8 था, तो मैं इसका ऐसे लिख देता हूँ 3 7 8। तो देखो ये रो कितना हो गया R1, ठीक है, ये R2, ओके, ये R3। ठीक है, ये कॉलम कितना है, एक ही है। ठीक है, यही कह रहा है। ठीक है, ये मैट्रिक्स विच हैज ओनली सिंगल कॉलम, सिर्फ कॉलम आपका एक होना चाहिए। ठीक है, और नंबर ऑफ रो चाहे जितना भी हो जाए, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम अगर जो सिर्फ हमारा एक है तो हम उसे क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो चाहे जितना हो, तो ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स हो गया बताओ, 3x1 का मैट्रिक्स हो गया। ओके, ठीक है, 3x1 का मैट्रिक्स हो गया। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रो सिर्फ एक होना चाहिए। ठीक है, कॉलम चाहे जितना हो जाए। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, नंबर ऑफ कॉलम एक होना चाहिए, रो चाहे जितना हो जाए। ओके, रो एंड कॉलम में आपको समझ में आ गया होगा। अब नल मैट्रिक्स की बात करते हैं। नल मैट्रिक्स क्या होता है, इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरोस। ठीक है, जो रेक्टेंगल मैट्रिक्स के अंदर हम जो लिखते हैं, ठीक है, उसके सारे एलिमेंट्स जो हमारा है सब जीरो होना चाहिए। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। जीरो जीरो, एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ मैं, 0 0 0 0 0 0 0, सारे जीरो एलिमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट अगर जो जीरो होता है तो हम उसे बोलते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, 3x3 का है। ठीक है, देखो नंबर ऑफ रो 1 2 3, कॉलम भी 3 है, 1 2 3, यानी कि 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर, चौथा आपका टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है आपका, ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो और इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब देखो m इक्वल टू n। ओके, अब ये बोल रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, रो और कॉलम बराबर होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। m इक्वल टू n, अगर जो कहीं भी आपका कंडीशन होगा उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका एक एग्जांपल देखो मैं
आपको बताता हूँ। देखो मान लो 4 7 3 8, ठीक है। नंबर ऑफ रो कितना है 1 2, ठीक है। कॉलम कितना है 1 2, यानी 2/2। देखो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपका सेम हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देकर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये मान लो 4 7 5 1 3 2 7 2 8, ठीक है। नंबर ऑफ रो देखो कितना है आपका 1 2 3, यानी कि 3। कॉलम देखो कितना है 1 2 3, ठीक है। ये आपका 3x3 का मैट्रिक्स, यानी कि क्या है m = n हो रहा है आपका। m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है, यानी कि इसका मतलब क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, ये आपको समझ में आ गया ना। अब अगर मान लो ये 1x3 होता तो क्या हो जाता वो तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं आता। वो 1x3 मान लो ये हो जाता तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं होता। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए m = n होना चाहिए, ठीक है। m की वैल्यू n के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या अगर जो 1x3 होता हमारा तो रो मैट्रिक्स में चला जाता है, ठीक है। तो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स में ये आपका वैल्यू सेम होना चाहिए, यानी m = n होना चाहिए, ठीक है। 2/2 का मैट्रिक्स एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने, 3/3 का भी एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। अब चलते हैं आपको पांचवें टाइप पर, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, देखो ध्यान से देखना। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ए मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल्स एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था डायगोनल क्या होता है, नॉन डायगोनल क्या होता है। देखो ये जो होता है आपका, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर ये आपका होता है डायगोनल्स एलिमेंट, बाकी जो बचता है आपका नॉन डायगोनल्स एलिमेंट होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। ए मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल्स, देखो ये बोल रहा है नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0, जितना भी डायगोनल छोड़कर, ठीक है, नॉन डायगोनल जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब 0 होगा, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में। नोट बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से सुनना। डायगोनल एलिमेंट शुड नॉट बी इक्वल, जो उसका डायगोनल एलिमेंट होगा, डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, वो बराबर नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एलिमेंट्स इक्वल उसके नहीं होना चाहिए। देखो एग्जांपल देखो, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, ये 1 है 0 है 0 है, ठीक है, ये 0 है, ये आपका 2 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 3 है। तो डायगोनल एलिमेंट आपका क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट आपका ये होता है, मैंने आपको बताया अभी, डायगोनल एलिमेंट आपका ये वाला होता है, ठीक है। अब बाकी क्या होता है उसके बाद जो बचता है ये नॉन डायगोनल है, ठीक है, ये नॉन डायगोनल होता है, ठीक है। वही वो बोल रहा है ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0 डायगोनल मैट्रिक्स में, ठीक है, ये नॉन डायगोनल है। और जो आपका डायगोनल एलिमेंट्स है आपका शुड नॉट बी इक्वल, ठीक है, वो इक्वल बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जिसको डायगोनल एलिमेंट है जो आपका वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसे क्या बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, एक बार फिर सुन लो, ठीक है। जो हमारा मैट्रिक्स दिया होगा, ठीक है, नॉन डायगोनल जितने भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो 0 होगा, और जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो 0 नहीं होगा। जैसे कि 1 2 3 है, और ये सेम भी नहीं हो सकता, जैसे 1 1 1 नहीं हो सकता है, तो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। 1 2 3, ठीक है, ये अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, स्केलर मैट्रिक्स में देखो 6 टाइप में देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0, ठीक है, ये सेम स्टेटमेंट है, ठीक है। इस नोट में देखो, इस नोट में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। देखो ए मैट्रिक्स इन ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जितना भी आपका 0 होना चाहिए डायगोनल छोड़कर, ठीक है। अब डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल, अब ये बोल रहा है स्केलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट जो होगा आपका इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसा कि एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, ये 4 दे रहा हूँ, 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ओके, समझ में आ गया ना आपको। देखो क्या कह रहा है, नॉन डायगोनल जितने भी एलिमेंट है आपका 0, ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है डायगोनल्स, ठीक है, ये होता है आपका
डायगोनल्स एलिमेंट, उसके बाद जो बचता है आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है जितना नॉन डायगोनल्स एलिमेंट है वो आपका जीरो होना चाहिए। देखो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो जीरो ही आपका। और जो डायगोनल एलिमेंट है आपका वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो बोल रहा है डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल होना चाहिए, जैसे 4 4, 2 2, 3 3, 3 3, ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इस केस में इक्वल नहीं था, डायगोनल में आपका इक्वल नहीं था, वो अलग अलग होना चाहिए। अगर जो सेम हो जाएगा तो आपका स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इन दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है। एक बार फिर सुनो, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, नॉन डायगोनल तो इसमें जीरो होते हैं, स्केलर में भी अब इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, लेकिन इसका जो डायगोनल एलिमेंट होता है, जो ये वाला होता है, ये सेम नहीं होता है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट शुड नॉट बी सेम, ठीक है, ये सेम नहीं होगा। और स्केलर में क्या होगा, ये सेम हो जाएगा तो आपका स्केलर बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना आपको। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें भी जितना भी नॉन डायगोनल है वो आपका जीरो होगा, ठीक है। इसमें भी एक नोट है आपका, डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल टू 1। अब देखो एक एग्जांपल देकर बताता हूँ मैं आपको। 1 0 0 0 0 1 0 0 1, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। अब देखो ये भी स्टेटमेंट सेम है, ये भी स्टेटमेंट सेम है, ये भी स्टेटमेंट सेम है, ये भी स्टेटमेंट आपका सेम है। ये नोट का डिफरेंस है, ठीक है। इसका नोट अलग है, इसका नोट अलग है, इसका नोट अलग है, ठीक है। इस नोट में क्या बोल रहा है, नॉन डायगोनल तो आपका जीरो ही है, ठीक है। ये तो आपका क्या है, डायगोनल्स है आपका, बाकी जो बचेगा नॉन डायगोनल्स एलिमेंट है, तो वो सब आपका जीरो। इस केस में भी ये यही बोल रहा है, ठीक है। अब नोट देखो क्या है, डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल टू 1, और जो डायगोनल के एलिमेंट आपको इक्वल 1 हो जाए, जितना क्रॉस का जितना मैट्रिक्स है उतना ही 1 1 होगा, ठीक है। तो 1 1 1, ठीक है। 4 क्रॉस 4 का होता तो 1 1 1 1, 5 क्रॉस 5 का होता तो क्या 1 1 1 1 1, 5 बार 1 होता, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसे बोलेंगे, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे, ओके। समझ में आ गया ना आपको। अब एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर। अब इसको क्या बोल सकते हैं, स्केलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट सेम होता है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब डायगोनल स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में समझ में आ गया ना आपको डिफरेंस। क्या डिफरेंस है मैं एक बार फिर बताता हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या आपका जो नॉन डायगोनल्स एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो सारे जीरो होते हैं, ठीक है। जो डायगोनल्स के एलिमेंट होते हैं, जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, वो सेम नहीं होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे होना चाहिए, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या आपका इसका भी नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है आपका वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये सेम केस में, ठीक है, दोनों जीरो होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट इसमें भी जीरो होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट इसमें भी जीरो होना चाहिए। बस नोट क्या आपका, देखो डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल, ये इक्वल, जो डायगोनल के एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए, जैसे 4 4 4 5 5 5 6 6 6, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, ये भी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, ठीक है। जो डायगोनल एलिमेंट है उसका 1 1 होना चाहिए, ठीक है, यूनिट यानी कि इक्वल 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 1 1, इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, 1 1 जहाँ पर होगा, ठीक है। अब एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब आइडेंटिटी जहाँ मैट्रिक्स होगा वहाँ आपका स्केलर मैट्रिक्स भी बोलेंगे, क्योंकि ये तो आपका सेम हो रहा है, तो ये आपको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इतना सा आपका थ्योरी था। अब थ्योरी पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगले लेक्चर में आपको 3.1 का एक्सरसाइज यानी न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करूँगा। इतने थ्योरी पार्ट में आपका सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।